Good morning, students. Welcome to the first lecture of History Class 10, The Rise of Nationalism in Europe. So, before starting this lecture, one thing you should do is, you should be ready with your books. Because what I'll do is, I will start reading the book and explaining you. So, keep ready with your book and then we'll go ahead with this chapter, The Rise of Nationalism in Europe. This chapter is a very important chapter and one of the fourth chapters in the syllabus of history for class 10. तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं with the first page. अब इस पेज में आप देखेंगे एक ऊपर में सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा फोटोग्राफ दिया हुआ है. इस फोटोग्राफ का नाम है The Dream of Worldwide Democratic and Social Republic. Now, इस फोटोग्राफ को किसने बनाया था? In 1848 पेंटर का नाम है फ्रेडरिक सोरियो. बहुत सारे वन मार्क के क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन है, आइडेंटिफाई करें इस पेंटिंग के पेंटर को. तो हिज नेम इज फ्रेडरिक सोरियो. कहाँ का था ये? He was a French artist. He was a French artist. Now he had actually painted a series of 4 paintings. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं with the reading. In 1848, Frédéric Souriau, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. तो 1848 में 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज जिसका नाम उसने रखा था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ये किया था. अब इस पेंटिंग को आप देखेंगे, इसमें कुछ चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं. The first print जो दिया हुआ है of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. इसमें आप देखेंगे एक बहुत लंबी मार्च है जिसमें मैन हैं, women हैं, चिल्ड्रन हैं, हर एक अमीर हैं, गरीब हैं, सब लोग हैं उसमें. वो एक लंबी लाइन में मार्च कर रहे हैं और जैसे ही वो एक स्टैचू दिखेगी जिसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसको उसके पास से जा रहे हैं, तो उसको सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं. अब एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर. अब जैसा कि आपको पता होगा कि उस समय के जो आर्टिस्ट थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम के, वो पर्सोनिफाई करते थे. पर्सोनिफाई का मतलब है एक व्यक्ति का रूप देना. अब इस व्यक्ति का रूप किसको दे रहे हैं? लिबर्टी. लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, आज़ादी, है ना. तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन है स्वतंत्रता की, आज़ादी की. तो अब यहाँ पे ये लिबर्टी है, कैसे पता चलेगा? ए फीमेल फिगर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट शी बियर्स इन वन हैंड. एक हाथ में उसके टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, टॉर्च यानी मशाल है, एनलाइटनमेंट यानी शिक्षा, ज्ञान, इसका मशाल लेके रखी है. और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड. दूसरे हाथ में चार्टर, चार्टर यानी घोषणा पत्र या डिक्लेरेशन. लास्ट ईयर आपने क्लास 9 में पढ़ा था राइट्स ऑफ मैन एंड ह्यूमन बीइंग. ये चार्टर उसके दूसरे हाथ में है. अब आप देखेंगे उसके सामने, मूर्ति के सामने ज़मीन में बहुत सारी चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई हैं. वो क्या है? ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. शैटर्ड यानी टूटा फूटा, रिमेन्स बचा हुआ चीज़, किस चीज़ का? सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. नाउ इंपॉर्टेंट टर्म एब्सोल्यूटिस्ट. व्हाट इज एब्सोल्यूटिस्ट? है ना, इसका टर्म न्यू वर्ड है ये एब्सोल्यूटिस्ट. इसका डेफिनेशन दिया हुआ है
literally a government or system of rule that has no restraints on the power exercised। इसका मतलब है एक तरह का सरकार है जिसमें ये सिस्टम क्या है कि उनके पास असीमित ताकत है, असीमित पावर है और उसको कोई रोक टोक नहीं है, वो कुछ भी एक्सरसाइज कर सकता है। अब जनरली एब्सोल्यूटिस्ट रेजिम कौन से हो सकते हैं? अगर आप सोचेंगे ऐसा क्या था पुराने ज़माने में क्योंकि गवर्नमेंट में जो एब्सोल्यूटिस्ट है जनरली वो क्या थे? राजा महाराजा। तो राजा की इच्छा से वो राज्य चलता था, ना कि लोगों की इच्छा से। तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब है ऐसा शासन जहाँ में जो सरकार का जो मुखिया है उसके पास असीमित ताकत है जिससे वो अपनी इच्छा के अनुसार राज कर सकता है। So that is what the absolutist means. So in history, the term refers to the form of monarchical government that has centralized, यानी सारी जो पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल फिगर के पास, जनरली किंग के पास। इट इज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड यानी पूरी सैनिक ताकत किसके आज्ञा का पालन करती है? वो सेंट्रल फिगर के राजा का। एंड इट इज़ ऑल्सो रिप्रेसिव। रिप्रेसिव का मतलब होता है दमनकारी, जो दबाते हैं दूसरे लोगों को, रिप्रेसिव। सो अब अगर आप देखेंगे इसको, इस पिक्चर में वापस जाते हैं तो इसमें देखेंगे कि सामने में जो रिप्रेसिव पावर है उसमें आपको क्राउन्स दिखेंगे, उनके जो मोनार्कियल सिंबल्स थे वो सब दिखेंगे, वो सामने पड़े हुए टूटे फूटे। अब एक और वर्ड है उसको हम जान लेते हैं, यूटोपियन। ये वर्ड बना है यूटोपिया से। यूटोपियन का मतलब है इट इज इमेजिनरी, काल्पनिक है। ऐसी सोसाइटी जहाँ कोई दुख नहीं है, सब चीज़ सुखी है, सब अच्छा हो रहा है, सबके साथ अच्छा हो रहा है, ऐसे थॉट प्रोसेस को बोलते हैं यूटोपियन। जनरली ये काल्पनिक है, ऐसा होता नहीं है, कभी भी नहीं होता है। उसको हिंदी में हम अपने हिसाब से बोल देते हैं राम राज्य। राम राज्य में सब कुछ अच्छा होता है। तो सूर्य के जो दिमाग था उसमें एक यूटोपियन विजन था। उसके क्या विजन था कि द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज डिस्टिंक्ट नेशंस, है ना। जो दुनिया के सारे लोग हैं वो भिन्न भिन्न नेशंस में डिवाइडेड हैं, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। उनकी पहचान कैसे होगी? उनके झंडों से होगी और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से होगी। अब इस प्रोसेशन को, इस यात्रा को सबसे पहले आगे लीड कौन कर रहे हैं? द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। अब ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस टाइम पे ये पेंटिंग बन रहा था उस समय तक ये लोग नेशन स्टेट बन चुके थे। अब नेशन स्टेट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। उनके पीछे जस्ट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास हो रही है। कौन सी कंट्री है सबसे आगे जिसका झंडा दिख रहा है आपको? रेड वाइट एंड ब्लू, फ्रेंच झंडा है। तो फ्रांस जस्ट उसने पास किया है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे। उसके पीछे ब्लैक रेड एंड गोल्डन फ्लैग दिख रहा है। दिस इज द फ्लैग ऑफ जर्मनी। सो अगर मैं पढ़ूँ, फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू। He is followed by the peoples of Germany wearing the black, red and gold flag। लेकिन एक चीज़ खास बात ये है, जिस समय भी ये जर्मनी की बात कर रहे थे उस समय पे कोई एक जर्मनी था ही नहीं, एक यूनाइटेड नेशन था ही नहीं। उस समय ये सिर्फ एक होप थी, इच्छा थी, लिबरल थी कि जितने भी जर्मन भाषी राज्य हैं वो एकजुट हो जाए और एक जर्मनी देश बना। सो interestingly, at the time when Cyril created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities. Principality का मतलब होता है राज्य, रियासत, into a nation state under a democratic constitution। अब वो कैसा संविधान चाहते थे? डेमोक्रेटिक, यानी लोकतंत्र वाला संविधान चाहते थे। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ, उसके पीछे कौन है? ऑस्ट्रिया है, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ये सब लोग या सारे यूरोपियन देश हैं, ये उनको फॉलो करते हैं। अब आप उस फोटो के ऊपर देखेंगे तो उन्होंने क्या लिखा है कि फ्रॉम द हेवेंस, यानी स्वर्ग से, क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। ऊपर से स्वर्ग से जितने भी उनके देवी देवता हैं वो इनको नीचे देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं।
अब इनको क्या रखा है कि इनको क्यों वहाँ पे पेंट किया गया है, क्योंकि इनको एक सिंबल माना है, आर्टिस्ट ने उसका सिंबल माना है फ्रेटर्निटी का। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा का। तो ये लोग क्यों एकजुट हैं, क्योंकि ये एक ही धर्म के हैं। इसलिए अगर आप उनको देखें कि क्राइस्ट है, ये सब लोग हैं, ये ऊपर से देख रहे हैं, इसका मतलब है इन सारे अलग अलग देश जरूर हैं लेकिन सब में भाईचारा है। अब इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेम इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म क्या होता है सबसे पहले तो उसे समझेंगे, वो कहाँ से शुरू हुआ उसको देखेंगे। तो दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोलो इन दिस फिगर। ड्यूरिंग द 19th century के टाइम पे nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. यूरोप में जो उनकी राजनीति है या उनकी जो मान्यता है उसमें काफ़ी बड़ा चेंज लाया इस नेशनलिज्म ने। कैसे लाया उसको हम इस देखेंगे, और इसका जो अंत में क्या बना, वो नेशनलिज्म से उस यूरोप में क्या बना, एक नेशन स्टेट बना। The end result of the changes was the emergence of the nation state in the place of multinational dynastic empires of Europe. ये नेशन स्टेट किसके जगह लिया, एक मल्टीनेशनल डायनेस्टिक यानी वंशवाद जो हो रहा है, जो राजा महाराजा का जो चलन था उसको हम देखेंगे कि कोशिश कर रहे थे कि धीरे धीरे उसको हटा के एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लेके आए। The concept and practice of a modern state in which a centralized power exercises sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity. अब nation state क्या है? Nation state ऐसा शासन है, ऐसा देश ही बोलेंगे उसको, जहाँ पे ना केवल वहाँ के जो लीडर थे वो उसको कंट्रोल कर रहे थे, बल्कि वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन नेशन स्टेट होने के लिए एक कॉमन आइडेंटिटी की एक कॉमन पहचान होनी चाहिए थी, तो ये डेवलप करना था एक कॉमन आइडेंटिटी, द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। और उनके जो इतिहास वो शेयर्ड हिस्ट्री थी, और उनके जो वंश था, वंश भी एक कॉमन वंश था, इसलिए उसको नेशन स्टेट बोलेंगे। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम इमोमरियल। और ये कॉमननेस बहुत सालों से नहीं, यानी ऐसे नहीं था, वो डेवलप होते गया, धीरे धीरे डेवलप हुआ। और वो कैसे डेवलप हुआ? थ्रू द स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड ऑफ द कॉमन पीपल। जैसे कि हम पिछले साल फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। वो कैसे दिया, वो अगला टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन द 19th century यूरोप। ओके, अब उसी समय अगर हम देखेंगे एक सोर्स ए को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है अर्नस्ट रेनन, एक फिलोसोफर थे, उन्होंने डिफाइन किया व्हाट is a nation. So in a lecture delivered at the University of Sorbonne in 1882, the French philosopher Ernst Renan outlined his understanding of what makes a nation. तो उनकी जो समझ थी उससे उन्होंने एक खाका तैयार किया कि what is a nation. The lecture was subsequently published as a famous essay. उसके बाद में उस लेक्चर को पब्लिश किया गया एक ऐसे के तौर पे। फ्रेंच में है क्वेस्ट ऑन नेशन, यानी कि व्हाट इज अ नेशन। इन दिस एसे रेनन क्रिटिसाइजेस द नोशन सजेस्टेड बाय अदर्स दैट a nation is formed by a common language, race, religion और टेरिटरी। इस ऐसे में रेनन ने आलोचना की उन लोगों की मान्यताओं का जिन्होंने बोला कि ये नेशन कैसे फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ कॉमन लैंग्वेज, कॉमन भाषा से, कॉमन रेस, कॉमन जाति के लोग हों, कॉमन रिलीजन, कॉमन अगर उनका धर्म हो, या कॉमन टेरिटरी, एक ही जगह पे रहते हैं। तो सभी लोगों ने यही डेफिनेशन दिया था नेशन का, लेकिन रेनन का मानना कुछ और ही था। A nation is a culmination of long past of endeavors, sacrifice and devotion. यानी उन्होंने क्या बोला कि नेशन कैसे बनता है, कल्मिनेशन इज द एंड पॉइंट। कल्मिनेशन यानी ये क्या है, बहुत लंबा एक प्रोसेस है जिसका एंड पॉइंट है नेशन।
वो लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडीवर्स, एंडीवर्स यानी कोशिशें, जो कॉमन जनता की कोशिशें हैं उनका एंडीवर है, सेक्रीफाइस उन्होंने जो बलिदान दिया, एंड डिवोशन जो उनकी श्रद्धा है, ये सब मिलकर एक नेशन बनाते हैं। अस हीरोइक पास्ट, great men, glory, that is the social capital upon which one bases a national area. उनका पास्ट कैसा होना चाहिए, हीरोइक पास्ट होना चाहिए, जहाँ पे महान लोग हैं, उनकी जो ग्लोरी है, यही वो सोशल कैपिटल है जो एक नेशन का बेसिस है। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, and to have performed great deeds together, to wish to perform still more, these are the essential conditions of being a people. Okay, so ये सब चीज़ें, ये परिभाषा है। A nation is therefore a large scale solidarity. ये नेशन का मतलब है एक बहुत बड़ी मात्रा में solidarity यानी एकजुटता। तो ये है जब सब लोग एक ही एम लेके चलते हैं, उनका पास्ट भी सिमिलर है, जो प्रेजेंट है वो भी सिमिलर है, और फ्यूचर भी जो एक मान्यता से चलते हैं, ये सॉलिडारिटी जो एकजुटता है, ये नेशन बनाता है। इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइड। आप प्लेबिसाइड करें, उन्होंने बोला कि नेशन इज इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड, व्हाट इज प्लेबिसाइड? प्लेबिसाइड हिंदी में होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है? जन यानी लोग, मत यानी उनके मानना, और संग्रह करना है कलेक्ट करना। प्लेबिसाइड इज अ टाइप ऑफ वोट जिसमें लोगों से उनकी इच्छा पूछी जाती है। प्लेबिसाइड का आंसर होता है या तो यस या नो। यानी कि अगर हमने पूरे देश के लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा और देश के लोग उस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में देंगे, इसे बोलते हैं प्लेबिसाइड। तो प्लेबिसाइड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। इंग्लैंड या ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के लोगों, यूके, यूनाइटेड किंगडम के लोगों ने कुछ साल पहले उनकी सरकार ने उनसे पूछा कि क्या आप यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। एक प्लेबिसाइड हुआ, उसमें वहाँ के लोगों ने वोट किया, सारे लोगों ने, तो उसमें 51% लोगों ने बोला कि हम नहीं रहना चाहते, 49% लोगों ने बोला रहना चाहते हैं, 51% मेजॉरिटी थी। इसलिए अभी ये प्रोसेस चल रहा है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक्जिट, जिसको ब्रेक्जिट कहना चाहते हैं। तो ये लोगों से उनकी इच्छा पूछना और ऐसे ही अपने राजकाज को चलाना, दैट इज प्लेबिसाइड। सो अ प्रोविंस इज इट्स inhabitants. If anyone has the right to be consulted, it is the inhabitant. तो एक राज्य क्या है? वो राज्य तब बनेगा जब उनके रहने वाले लोगों की इच्छा की पूर्ति हो। कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन लोगों से कंसल्ट करना, ये एक एसेंशियल टर्म है एक नेशन स्टेट के लिए। A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will. उनके मानना ये था कि नेशन का भी ऐसा नहीं हो कि वो दूसरे राज्यों पे कब्जा करे या वहाँ के लोगों पर उनके इच्छा के विपरीत उनको अपने साथ मिला के रखे। वो नेशन नहीं है। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ गुड थिंग, अ नेसेसिटी इवन। उन्होंने माना कि एग्जिस्टेंस बहुत अच्छी चीज़ है और एक ज़रूरत भी है। देयर एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी which would be lost if the world has only one law and only one master. Their existence is a guarantee, वे गारंटी है लिबर्टी के, लोगों के स्वतंत्रता की। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? विश्व में एक ही व्यक्ति की इच्छा चलेगी और एक ही मास्टर रहेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। So let's go to the first real topic of this chapter, the French Revolution and the idea of nation. ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके बुक में हैं, इसको आप मार्क करिए, अंडरलाइन करिए और उसको समझिए। तो हम बहुत जल्दी से इसको समझते हैं। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वहाँ से जो आइडिया ऑफ नेशन था उसको हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं।
So the French Revolution and नेशन। सो चलिए पढ़ते हैं और फिर उसको जल्दी से समझते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, वो आपने और लास्ट ईयर काफ़ी पढ़ा हुआ है। मैं अगर बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊं तो वहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम था। उस समय के वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था लुई 16 अपने हिसाब से उस राज को चला रहे थे। सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया, लोग बहुत गरीब हो गए, खाने पीने की चीज़ें नहीं थी। उसके अलावा इन्होंने एक नेशनल असेंबली बुलाया जिसमें वो टैक्स बढ़ाना चाहते थे। लोगों ने उसका विरोध किया। उनका गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया कि वो उन्होंने एक तरीके से विद्रोह कर दिया। एक नेशनल असेंबली में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, चार्टर बनाया और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की थी। So that was the French Revolution. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. उस monarch का नाम था Louis 16. The political and constitutional change that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. तो ये French Revolution के कारण क्या हुआ, ये ट्रांसफ़र ऑफ सोवरेनिटी, राज्य करने का जो अधिकार है वो किंग से लुई 16 से हट के ये बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के पास चला गया, जिसको हम नेशनल असेंबली बोलते हैं। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। इस रेवोल्यूशन ने क्या घोषणा की, ये की कि नाउ इट इज़ द पीपल हु वुड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन। ये देश किसका है, वहाँ के लोगों का, और उसका भविष्य बनाने का हक किसके पास है, उनके लोगों के पास है। द शेप इट्स डेस्टिनी विल बी डन बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that would create a sense of collective identity amongst the French people। अब लोगों को इकट्ठा करना, उनको कलेक्टिव आइडेंटिटी देनी, ये लोग एकजुट हो सके। तो उनके जो फिलासफर्स थे बहुत पहले से जानते थे कि उनको ये कोई भावना होनी चाहिए जिससे वो एकजुट हो सके। वो भावना क्या थी, द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री यानी द फादरलैंड, यानी द फादरलैंड ये देश क्या है, उनके पिता है। तो ये भावना उन पर जगाएंगे। एंड ला सत्योन यानी द सिटीजन्स, आप कौन है, सिटीजन्स। सिटीजन्स क्या है, कौन, इस ज़मीन के असली मालिक के लोग। Laissez-on emphasizes the notion of united community enjoying equal rights under a constitution. So they were the people who were enjoying equal rights under the constitution। एक रूल बनाया गया जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे ये रूल के थ्रू ही गवर्नेंस होगी। तो उसके क्या क्या सिंबल्स थे, a new French flag, the tricolor, ये सिंबल था, was chosen to replace the formal royal standard। The States General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly। तो वहाँ के जो रूलर्स थे वो एक एक्टिव सिटीजन्स के थ्रू उनको इलेक्ट किया जाता था, उनका नाम था नेशनल असेंबली। न्यू हाइम्स वेर कंपोज, नए नए उनके गीत बनाए गए थे। ओथ्स टेकन, लोग शपथ लेते थे। एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड, और जो लोग शहीद हो जाते थे उनका सम्मान किया जाता था। और ये सब किस लिए, देश के नाम, नेम ऑफ द ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव शासन का एक तंत्र बनाया गया जिसमें नियम बनाए गए जो कि सारे सिटीजन्स में एक जैसे लागू होंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वेर एबॉलिश्ड, जो बहुत तरीके के अलग अलग टैक्सेस थे उनको एबॉलिश कर दिया गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजर्स वेर अडॉप्टेड, और सब जगह एक ही सिस्टम, यूनिफॉर्म एक जैसा एक समान सिस्टम ऑफ वेट्स और मेजर्स वेर अडॉप्टेड।
रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज्ड, जो आमतौर पे जो बोलियाँ थी आसपास की उनको डिस्करेज किया गया और बढ़ावा दिया गया एक भाषा को जो था फ्रेंच, एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। फ्रेंच को इसलिए बढ़ावा दिया क्योंकि पेरिस वहाँ का कैपिटल था और वहाँ पे सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रेंच बोलते थे या लिखते थे, एंड इट दिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द होल नेशन। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. अब ये जो revolutionary जो क्रांतिकारी थे उनका क्या सोच थी कि हम एक मिशन पे निकल रहे हैं ताकि जो फ्रेंच नेशन का जो भविष्य है वो क्या है कि हम पूरे यूरोप के जो लोग हैं उनको मुक्त करें इस डेस्पोटिज्म से, ये तानाशाही जो मोनार्की थी उससे मुक्त किया जाए। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। तो एक दूसरी तरीके से कहा जाए तो जैसे फ्रांस एक नेशन बन गया था वैसे यूरोप के और जो भिन्न भिन्न राज्य थे वो अपने आप को एक नेशन में कन्वर्ट करें। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of the educated middle classes began setting up Jacobin clubs. अब Jacobin club आप जानते हैं जो पिछले साल हमने पढ़ा था। तो जब ये खबर फ्रांस की जो खबर है अलग यूरोप के अलग अलग सिटीज़ में पहुंची तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे और जो एजुकेटेड एलिट मेंबर्स थे, मिडिल क्लास थी जो, उन्होंने अपने अपने सिटीज़ में जैकोबिन क्लब बनाना चालू किया। Their activities and campaigns prepared the way for French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s. तो उन्होंने उनकी जो कार्य थे या उनका जो कैंपेन था वो एक तरीके से फ्रेंच आर्मी की मदद कर रहा था और फ्रेंच आर्मी ने जल्दी जल्दी फिर हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में एक तरीके से कब्जा कर लिया। With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. तो फिर उसके बाद ये जो क्रांतिकारी युद्ध होने लगे उससे एक तरीके से बोला जाए कि फ्रेंच आर्मी ने अपना जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म सब तरफ फैलाना चालू किया। So, within the wide swath of territory that came under his control, लेकिन आप देखेंगे कि 1804 तक 1804 से पहले इनका जो नेशनल असेंबली था फिर उसके बाद में स्टेट जनरल्स और बहुत सारे जो एक डायरेक्टरी का सिस्टम था जो गवर्नेंस का वो फेल होने लगा और एक तरीके से एक डिक्टेटरशिप वहाँ पे आ गई नेपोलियन की। बट नेपोलियन वॉज अ वेरी से सिस्टमेटिक मैन, इवन दो ही वॉज अ डिक्टेटर बट उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे किए। सो विद इन वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड इन फ्रांस। तो उन्होंने जो बहुत सारे जो सुधार जो फ्रांस में किए, जहाँ जहाँ वो अपने युद्ध को जीतता था वो रिफॉर्म्स भी वो करने लगा। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. अब नेपोलियन तो मोनार्क था और उसने डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया फ्रांस में, लेकिन उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसके थ्रू उन्होंने पूरे यूरोप में एक यूनिफॉर्मिटी ले आई, है ना। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो एक सिस्टम आया द सिविल कोड ऑफ 1804, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम दूसरे एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं नेपोलियनिक कोड, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड। इसने क्या किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक कोड था। इसने सबसे पहले जो जन्म के हिसाब से जो लोगों को जो सुविधाएं या छूट मिलती थी उसको ख़त्म कर दिया। सो ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, दिस वॉज, उनको हटा दिया। देन एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, और कानून के सामने सब बराबर है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो मिलिट्री का हो, चाहे कॉमन मैन हो। ही एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ। और तीसरी चीज़, ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार उन्होंने सुरक्षित रखा कि संपत्ति सब जो सिटीजन्स हैं उनके पास अधिकार है संपत्ति का, संपत्ति रखने का। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो ये फ्रांस से हट के जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी आर्मी भेज के जिनको कब्जा किया वहाँ पे भी ये नियम को लागू किया।
a small technical fault. So let's continue with our topic. We were discussing Civil Code of 1804, which is also known as Napoleonic Code. Even though Napoleon, he conquered France and he became the monarch of the France, but he had done certain reforms. उस reforms यानी reforms का मतलब होता है सुधार. Those reforms are called Napoleonic Code of 1800 and Civil Code of 1804. So as I was reading, this code was exported to regions under French control. So not only France, but also the other nations in which Napoleon conquered those nations, there also he implemented this code. So in the Dutch Republic, where has he implemented this? In the Dutch Republic. Dutch का मतलब है Holland, Netherlands. In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. अब इस नेपोलियन कोड ने किया क्या? नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का मतलब होता है देश को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं ताकि उसको अच्छे से उसको एडमिनिस्टर कर ले. जैसे कि हमारे देश में आवर कंट्री इज़ फर्स्ट डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, देन स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, then districts are divided into many small municipalities and villages. इसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बोलते हैं. सो फर्स्ट ही सिंप्लीफाइड, इसको आसान किया है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. देन सेकेंड, ही एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज. है ना. अब फ्यूडल सिस्टम क्या मतलब होता है? जैसे हमारे यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम होती थी, यानी कि एक बहुत बड़ा ज़मींदार होता था जो पूरे लैंड को ओन करता था और फिर वो बहुत सारे पीजेंट्स, किसानों को वो एज अ रेंट देता था और उनसे वो लगान वसूल करता था. सो ही दिस वाज एबॉलिश्ड बाय नेपोलियन एंड पीजेंट्स को फ्री किया. सर्फडम, सर्फडम यानी बेगार, यानी बिना तनख्वाह के काम करवाना. सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज, ये लगानों को और सिंप्लीफाई किया. In the towns too, guild restrictions were removed. अब ये guild क्या होता है? guild का मतलब होता है एक यूनियन या एक क्लब या एसोसिएशन. तो ये guild restrictions क्या होते हैं? जैसे कि कोई एक टाउन है जिसमें सपोज क्लोथ गिल्ड है, यानी कि एक कपड़ा व्यापारियों का एक संघ है, तो ये क्या करते थे? दूसरों को आने नहीं देते थे. गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब है दूसरे अगर कोई उसमें बिजनेस करना चाहे तो उसको आने नहीं देते थे. उसे हटाया नेपोलियन ने. इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड. ही सिंप्लीफाइड द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स. है ना. इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया. पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एन्जॉयड द न्यू फाउंड फ्रीडम. तो इसका असर ये हुआ कि जो किसान थे, जो कारीगर थे, जो श्रमिक थे या जो नए बिजनेसमैन थे, उनको ये जो नया फ्रीडम मिला, जो नई आज़ादी मिले, उसे उन्होंने एंजॉय किया. बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. जो बिजनेसमैन थे और ख़ास तौर पे जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, जो छोटे मात्रा में जो गुड्स बनाते थे, उन लोगों ने ख़ास तौर पे ये समझा कि अगर यूनिफॉर्म लॉज यानी एक जैसे लॉ रहेंगे, एक रीजन से दूसरे रीजन में सेम लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स हों, वजन एक स्टैंडर्ड हो. जैसे यहाँ पे अगर एक 1 किलोग्राम यूज़ करते हैं, दूसरी जगह पौंड यूज़ करते हैं, तीसरी जगह और कुछ यूज़ करते हैं, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड वेट नहीं है. हर जगह किलोग्राम ही यूज़ करना चाहिए, हर जगह मीटर में ही नापना चाहिए. ये चीज़ें, ये स्टैंडर्डाइजेशन है ना, ताकि ये आसान हो एक दूसरे पे. सो यूनिफॉर्म करेंसी हो, एक जैसा पैसा सब जगह चलेगा तो ये पैसा सब जगह काम आएगा. सो करेंसी को भी स्टैंडर्डाइज किया, कॉमन नेशनल करेंसी हो गई. इससे क्या होगा कि मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स वुड बी वेरी ईजी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर.
ये तो बहुत अच्छी बात हुई, उन लोगों ने एक अच्छा सिविल कोड लगाया, लेकिन एक इन्वेडिंग आर्मी तो एक इन्वेडिंग आर्मी होती है। अगर वो कहीं पे हमला कर रही है जो उसका देश नहीं है, तो वहाँ के लोगों पे तो वो अत्याचार करेगी ही। तो ये क्या हुआ कि कुछ समय तक तो ये अच्छा लगा लोगों को, लेकिन जब वो गुलाम बन गए तो उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगने लगी। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वाज मिक्स्ड। तो ये जो रिएक्शन था वो मिक्स था, कुछ लोगों को अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो गुलाम बन चुके थे फ्रांस के। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, माइन्स, मिलान एंड वार्साओ द फ्रेंच आर्मीज वेर वेलकम्ड। पहले कुछ जगह पर तो उनको वेलकम किया गया, एंड दे वेर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, यानी लिबर्टी लाने वाले, एक आज़ादी लाने वाले लोग के तौर पे उनको वेलकम किए। लेकिन ये जो इनिशियल एंथुजियाज़म था वो बाद में हॉस्टिलिटी, दुश्मनी में बदल गई। बट द इनिशियल एंथुजियाज़म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी एज इट बिकेम क्लियर that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom। ये फ्रीडम और राजनीतिक फ्रीडम में डिफरेंस होता है, इसलिए लोगों को समझ में आया। और थोड़े दिनों बाद में ये पता चला कि उनके जो टैक्सेशन है वो इंक्रीज़ हो गए। उनके बाद में हर चीज़ों पे रोक लगने लगा, उसको सेंसरशिप बोलते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, न्यूज़ चैनल्स, ये जो न्यूज़ पेपर्स थे उनमें भी सेंसरशिप था, क्या छाप सकते हैं क्या नहीं छाप सकते। सो इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी। कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द आर्मी का मतलब है आर्मी में भर्ती करना, लेकिन ये फोर्स था, यानी ज़बरदस्ती जो जीते गए लोग थे उनको आर्मी में भर्ती कराया गया। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जितना भी ये जो इनका जो सुधार था वो ख़त्म हो गया, लोग इसको अच्छा नहीं मानने लगे। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप ऑल सीम टू ओवरवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो ये एडवांटेजेस ख़त्म हो गए और धीरे धीरे लोगों में एक भावना आई, ये भावना आई, उसी को हम नेशनलिज्म बोलते हैं और इसको हम आगे पढ़ेंगे। सो होप अभी तक के जो डिस्कशंस हुए हैं उसको आपने समझ लिया है। आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स ऑल्सो, सो यू बी रेडी फॉर राइटिंग इट इन योर कॉपी। थैंक यू।